बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं हूं नीतू कुमारी। हर रोज़ की तरह आज भी हम सबसे पहले बात करेंगे कृषि समाचार और साथ ही देखेंगे मौसम का हाल। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। समेकित कृषि प्रणाली के विकास के लिए चलाई जाती है योजना। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों की आर्थिक तरक्की में सहयोगी। हिल पर बीज बुआई के लिए बेहतर है नवीन डिबलर। NMSA योजना राज्य के कृषि निदेशालय द्वारा चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जाते हैं। इस योजना द्वारा ऐसे किसान जो समेकित कृषि अपनाने के योग्य हैं उनका चयन कर उन्हें आवश्यक कृषि उत्पादनों के लिए अनुदान दिया जाता है। किसानों को खेतीबाड़ी के कार्यों में आर्थिक समस्याएं भी आती हैं, जैसे संसाधनों की कमी या समय पर पैसों के अभाव में खेती न कर पाना इत्यादि। इन समस्याओं से उबारने के लिए सरकार किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देकर बैंकों से लोन मुहैया कराती है। कृषक किसान क्रेडिट कार्ड लेकर इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड को जल्द से जल्द राज्य के सभी किसानों को उपलब्ध कराने की योजना है। फिर भी जिन किसान भाइयों का किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बन पा रहा है या नहीं बना है, वो इसे बनवाने के लिए आवेदन पत्र के साथ फोटो और वंशावली संबंधी प्रमाण पत्र या शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेजों के साथ प्रखंड कृषि विभाग या नज़दीकी बैंक या किसान मित्र से संपर्क कर सकते हैं। जो किसान भाई परवल की फसल लगाना चाहते हैं वे बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। परवल की स्वर्ण अलौकिक और स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक ये परवल के प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। जल की समस्या से आज हम सभी जूझ रहे हैं। ये समस्याएं समय के साथ साथ और भी बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। खासकर सब्जी उत्पादन किसानों को टपक सिंचाई प्रणाली जैसे संसाधन अपनाने से बहुत लाभ होते हैं। इस प्रणाली में सिंचाई जल की खपत लगभग आधी होती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। टपक सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई जल की समस्या से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। टपक सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित करती है और अनुदान भी देती है। हिल पर बीजों की बुआई करनी हो तो कृषक नवीन डिबलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण बहुत ही कम समय और मेहनत में बुआई कार्य करने में सक्षम है। इस उपकरण का नाम है नवीन डिबलर। यह उपकरण हिल पर बीजों की बुआई कार्य को आसान बनाता है। इस उपकरण द्वारा दिन में लगभग 3500 हिल पर बुआई की जा सकती है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और अब नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें आपने देखा कि कैसे हमारे किसान भाई बहन अपने खेतों में मेहनत करके अपनी खेती को और आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही आपने देखा मौसम का हाल। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, जल्द होंगे हाजिर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता
लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी, संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद आपका स्वागत है हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे पशुपालन एक लाभदायक व्यवसाय है। किसान भाइयों, हम सब जानते हैं कि कई लोग पशुपालन करके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। पशुपालन एक ऐसा ज़रिया बन चुका है कुछ लोगों का जिससे वो अपने घर की रोज़ी रोटी भी चला रहे हैं। कई लोग गाय पालन करते हैं जिसके ज़रिए वो कई अन्य प्रकार की व्यवसाय भी कर चुके हैं। जैसे गाय पालन करके उन्हें दूध प्राप्त होता है और दूध से कई तरह की चीज़ें भी बनती हैं जैसे दही, मिठाइयाँ। तो वो दूध के ज़रिए अपना और भी अनेक अलग अलग तरह का व्यवसाय खोल रहे हैं। उसी तरह अगर हम बकरी पालन का बात करें तो बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम लागत लगाकर कई लोग अधिक से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। तो इसी प्रकार का कई अन्य पशुपालन व्यवसाय है जिसके ज़रिए कई लोग अधिक से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। तो
तो आइए इन सब की अधिक जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ से। पशुपालन में बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर हैं। आजकल प्रत्येक युवा को सरकारी नौकरी मिलनी आसान नहीं है। ऐसे में पशुपालन उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। दरअसल पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जिसे आज शहरों के पढ़े लिखे बेरोजगार युवक भी अपनाकर मोटी कमाई कर रहे हैं। आज हम आप पहुँचे हैं रांची जिला के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में और हमारे साथ हैं वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि पशुपालन एक लाभदायक व्यवसाय के रूप में किस तरीके से है। झारखंड कृषि आधारित राज्य है और यहाँ पे ज़्यादातर किसान कृषि में लिप्त हैं, कृषि करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो समस्याएं हैं कि ज़्यादातर किसान यहाँ पे वर्षा आधारित खेती होती है, एक फसल लेते हैं। ज़्यादातर किसान ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ज़्यादातर किसान अशिक्षित हैं। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं कि किसानों की आय भी, आमदनी भी दुगनी करनी है। तो इसका सबसे बड़ा जो जरिया हो सकता है पशुपालन हो सकता है। एक लाभदायक व्यवसाय के रूप में हमारे किसान भाई अपना सकते हैं। पशुपालन कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे ग्रामीण परिवेश के जो भी किसान हैं वो सालों से पशुपालन करते आ रहे हैं। लेकिन पशुपालन में वैज्ञानिक तरीके, बहुत नई तकनीक आ गई है, उनको इसमें जोड़ना आवश्यक है। वैज्ञानिक तरीके की बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो है कि नस्ल की बात करते हैं कि जिस तरह से आप खेती में देख रहे हैं हाइब्रिड नस्ल आ गए हैं, गेहूं की या चावल की नस्लें आ गई, सब्जियों की नस्लें आ गई। उसी तरह से पशुओं में भी हाइब्रिड नस्ल, इम्प्रूव्ड वैरायटी आ गया है। ये नस्ल जो है, ये वैरायटी जो है कि हमारे किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती है। इससे जो है उत्पादन जो है 2 से 3 गुना बढ़ जा रहा है और इससे पशुपालन जो है उनके लिए ज़्यादा लाभदायक साबित हो रहा है। तो पशुपालन से दो तीन बातें हैं जो किसानों को जानना चाहिए कि पशुपालन से आमदनी के साथ साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी मिलती है, जो कि ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश में आप देखेंगे बच्चों में या महिलाओं में कुपोषण की समस्या होती है। तो अगर सपोज़ कि कोई किसान बकरी पालता है तो बकरी यदि पालता है तो उससे दूध जो होगा वो दूध जो है बच्चों को पिलाने के लिए उपयोग हो सकता है और वो जो बकरी से जो आमदनी होगी वो उसका आमदनी का एक जरिया बनेगा। और जैसे बकरी पालन की बात करते हैं तो बकरी पालन में देखते हैं कि उसमें इनपुट खर्च जो है काफ़ी कम होता है। तो हमारे किसान को ये भी ध्यान देना है, हमारे किसान जो ग्रामीण परिवेश में काफ़ी गरीब किसान हैं और उसमें जो सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास पूंजी का अभाव है, कम पूंजी में वो करना चाहते हैं। और खेती में जो समस्या है वर्षा आधारित खेती है, कभी कभी फसल नहीं आ पाता है, वर्षा नहीं होती है तो किसानों को सही ढंग से फसल नहीं मिलता, किसान मजदूरी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। पशुपालन में गाय भैंस के साथ ही इसका कार्यक्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। मुर्गी पालन और यहाँ तक कि मत्स्य पालन भी पशुपालन के ही दायरे में आते हैं। इस क्षेत्र की खास विशेषता ये है कि इसमें कम लागत में भी काम शुरू करके बड़े स्तर का कारोबार खड़ा किया जा सकता है। यदि हम गरीब किसान की बात करते हैं जिसके पास पूंजी का अभाव है तो उसके लिए बकरी पालन बहुत ही ज़रूरी है। ग्रामीण परिवेश में सूकर पालन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे किसान जो है पहले से भी सूकर पालन करते आ रहे हैं। वो देसी सूकर पालते थे, अभी इम्प्रूव्ड वैरायटी की बात करते हैं, वैज्ञानिक तरीके की बात करते हैं तो देसी सूअर की तुलना में अगर वो झारसुक सूअर जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा नस्ल तैयार की गई है, अगर वो पालते हैं तो 2 से 3 गुना ज़्यादा आमदनी उनको निश्चित रूप से मिलेगी। उसी तरह से अगर बकरी पालन करते हैं तो इम्प्रूव्ड वैरायटी की बकरी पालन करते हैं तो जो देसी नस्ल की बकरियां 12 किलो 13 किलो होती है, ये जो है 18 किलो 20 किलो तक हो सकती है और ज़्यादा वजन बढ़ने से उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, मांस ज़्यादा मिलेगा, बच्चे ज़्यादा मिल रहे हैं। अभी ट्विनिंग और ट्रिपलेट परसेंटेज ज़्यादा होती है, जो 2 और 3 बच्चे देने की क्षमता जो है कि बकरियों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण है कि नई तकनीक जो हमारे किसान अपना रहे हैं उससे उनको फ़ायदा हो रहा है। उसी तरह गाय पालन से बहुत सारे किसान भाई जो खास करके शहरी परिवेश में हैं तो वो गाय पालन करते हैं, गाय पालन से प्रतिदिन उनको आमदनी हो जाती है। तो इन सब बातों से हम देखेंगे कि जो है पशुपालन एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है हमारे किसानों के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए, उसके न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए। वो दूध पीएंगे, मांस खाएंगे। पशुपालकों को अच्छी नस्ल के पशुओं को पालना चाहिए। अच्छी नस्ल के पशुओं से ही ज्यादा दूध प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे पशुओं को पालने से ही अच्छी आमदनी
पाई जा सकती है। मुर्गी पालन खास करके बैकयार्ड मुर्गी की यदि बात करते हैं तो ग्रामीण परिवेश में ज़्यादातर किसान, या हम कहेंगे कि लगभग सभी घर में 5, 6, 10 मुर्गियां आप देखेंगे और देसी नस्ल की है। ये जो मुर्गियां हैं अंडा देती है। अंडा जब देती है तो हमारे जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो अंडा खाती, जिससे उनको पोषण मिलता है। और बीच बीच में वो मुर्गियां जब भी ज़रूरत होती है, पैसे का अभाव होता है, मुर्गियां बेच करके उससे आमदनी होता है। तो इसी तरह से बैकयार्ड मुर्गी में जो नई तकनीक हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो तैयार की गई झारसिम नस्ल की जो मुर्गी है, अगर वो किसान पालें तो देसी नस्ल की जो मुर्गियां होती है वो 50 से 60 अंडे देती है, लेकिन झारसिम नस्ल की मुर्गियां जो होता है 3 गुना ज़्यादा अंडे देती है, लगभग 180 अंडा प्रति वर्ष देती है। तो आप देखेंगे कि अगर थोड़ा सा तकनीक वैज्ञानिक तरीके से अगर पालन करते हैं तो ये लाभदायक व्यवसाय तो पहले से ही है और ज़्यादा लाभकारी में बनाने में ये मदद करेगी नई तकनीक। तो सर हम ये कह सकते हैं कि तकनीकी रूप से दक्षता प्रदान करके किसान जी, भाइयों को हम बिल्कुल, पशुपालन को एक व्यवसायिक तौर पे अगर अपनाएंगे जी हाँ। तो निश्चित तौर पे फायदा होगा। जी। अगर हम पशुपालन की बात करें सर, तो अभी जो है जैविक खेती का प्रचलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हमारे किसान भाई गौ पालन करते हैं, सूकर पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, तो उसके अपशिष्टों का अपने खेतों में किस तरीके से उपयोग करें? आप ग्रामीण परिवेश में जाएं, आप बिल्कुल सुदूर गांव में अगर जाते हैं तो वहाँ के किसान बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करते हैं। वो बकरियां रखते हैं, बकरियों को खेत में चराने जाते हैं और खेत में बकरियों का मल मूत्र जो जमा होता है वो उससे अपने आप से उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। जो गाय पालन करते हैं, जो सूअर पालन करते हैं, खुली विधि से करते हैं। सूअर पालन से देखते होंगे जब खेत का फसल कट जाता है तो वो अपने सूअर को छोड़ देते हैं, बकरियों को छोड़ देते हैं चरने के लिए। उसी क्रम में बकरियां जब चरती है तो उसका मल मूत्र, सूअर जब चलते हैं तो उसका मल मूत्र जो है खेतों में जमा होता है। खेतों में जब जमा होता है तो उसकी उर्वरा शक्ति अपने आप जो है बढ़ जाती है। उसी तरह से गाय की बात करते हैं, बैल की बात करते हैं। हमारे किसान भाई जो है ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश में बैलों का उपयोग करते हैं हल चलाने के लिए, खेत जोतने के लिए। तो उसमें देखा जाता है कि यहाँ पे जो देसी नस्ल की गाय है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण जो है योगदान है। दूध भी मिलता है, दूध जो कम स्तर पे मिलता है, 2 किलो 3 किलो ही दूध मिलता है, लेकिन उसके जो बच्चे होते हैं, जो नर होते हैं, उसको खेत में उसका उपयोग किया जाता है, भार ढोने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो है कि ऑर्गेनिक की यदि बात करते हैं तो बहुत बड़ा योगदान है हमारे पशुपालन का। किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे तसर अनुसंधान केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजना के बारे में। किसान भाइयों, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि तसर क्या होता है। तसर एक प्रकार का सिल्क है जो अलग अलग कपड़ों को बनाता है, जैसे साड़ियाँ, कुर्ती, दुपट्टा और अन्य प्रकार के कपड़े। तो आइए इन सब की अधिक जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। आज हम आप पहुँचे हैं केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगड़ी में, और हमारे साथ हैं के वैज्ञानिक डॉक्टर JP पांडे जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि तसर अनुसंधान द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सर, आपको हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अगर तसर अनुसंधान केंद्र नगड़ी की बात करते हैं तो कौन कौन सी योजनाएं किसानों के जिससे लाभ पहुँच सके, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? किसान भाइयों जोहार। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में जैसा आप जानते हैं कि तसर का उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। स्पेशली झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तसर की राजधानी कही जाती है, तसर रेशम की। इसमें किसान भाइयों के लिए जो विभिन्न आयाम है जिससे किसान भाई जुड़ करके काफ़ी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। सबसे पहला आता है कि हमारे यहाँ हमारे संस्थान में उनको नर्सरी टेक्निक की एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, जिसमें नर्सरी टेक्निक कैसे तसर खाद्य पौधे की नर्सरी वो तैयार करें, इसका एक प्रशिक्षण हमारे यहाँ प्रदान किया जाता है, जिसके तहत उनको व्यवहारिक प्रशिक्षण, सैद्धांतिक प्रशिक्षण हमारे संस्थान में प्रदान किया जाता है। दूसरा आता है कीट पालन। दूसरा बिंदु आता है कीट पालन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तसर की कीट पालन के दौरान वैज्ञानिक विधि से तसर की खेती कैसे करें, इसका एक प्रशिक्षण हमारे यहाँ 1 सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसके तहत हैचिंग से लेकर के, अंडे के हैचिंग से लेकर के और सिल्क उत्पादन तक किस तरह से करें, रेशम कोकोसा उत्पादन तक, उसका प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तीसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि है सीड उत्पादन। जो किसान भाई इससे जुड़ करके सीड उत्पादन का काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारे यहाँ प्रशिक्षण की व्यवस्था है, और तमाम भारत सरकार की तमाम योजनाओं से जुड़ करके वो प्रशिक्षण का ले सकते हैं, जिसमें उनको ग्रेनेज अपना करना होता है कि आप तमाम योजनाओं के तहत उनको एक ग्रेनेज करना होता है, और उस ग्रेनेज के तहत सीड बनाते हैं, और अच्छे गुणवत्ता वाले सीड फिर वो गांव में एक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अन्य ग्रुप को भी देते हैं, जिससे उनका लाभ होता है।
ये तो योजनाओं के बारे में बताया कि किस तरीके से किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा और कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो आसपास के जो किसान हैं उससे जुड़ सकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकें? यस किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों को जो हमारा इंड प्रोडक्ट होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि रेशम का उत्पादन, कि हम कोसे से रेशम कैसे निकालें इसका। दूसरा है कि बुनाई, कैसे हम उसके बुनाई का काम करें। तो हमारे यहाँ पोस्ट कोकून टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, उसमें धागाकरण की विभिन्न मशीनें हमारे पास हैं और वह मशीनें विभिन्न इनकम ग्रुप के लोगों के लिए अलग अलग मशीनें हैं, जिसमें आपको सोलर से चलने वाली मशीनें हैं, बिजली से चलने वाली मशीनें हैं, मोटराइज मशीनें हैं, साथ साथ ऐसी भी मशीनें हैं जो कि चरखे के रूप में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो कुछ हमारी मशीनें हैं जिसमें हमारे यहाँ लगभग 80 से 90% किसान भाइयों के लिए अनुदान मिलता है, जिससे जुड़ करके राज्य सरकार के जो हमारे केंद्र हैं रेशम विभाग के, उससे जुड़ करके चाहे हमारे संस्थान के माध्यम से अप्रोच करेंगे तो ऐसे किसानों को हम प्रशिक्षण देंगे। साथ साथ जो योजनाएं हैं, समर्थ योजना है, हमारे यहाँ IBLP है, ये इंस्टीट्यूट विलेज लिंक प्रोग्राम है, TSP प्रोग्राम है, ट्राइबल सब प्लान है, इन योजनाओं के तहत हम उनको लाभान्वित करा सकते हैं और उससे जुड़ करके किसान भाई लाभ कमा सकते हैं। हम कहें तो काफ़ी सारी योजनाएं इस केंद्र के माध्यम से चलाई जा रही है किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए। अगर कोई किसान आपके संस्थान से जुड़कर इन योजनाओं से लाभान्वित होना चाहता है तो उसके लिए किसान क्या करे, किन कागजातों को जमा करे और क्या प्रक्रिया है उसके लिए? हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि हमारे संस्थान के द्वारा जो भी तकनीकी डेवलप की जाती है, यह राज्य सरकार के माध्यम से सुविधाजनक तरीके से किसानों तक पहुंचाने की व्यवस्था है, जिसमें पूरे राज्य में लगभग 25 से 30 पायलट प्रोजेक्ट सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के हैं, जो कि उन्हीं के अंचल में ग्रामीण जो भाई किसान भाई हमारे हैं उनके अंचलों में ही वो पायलट प्रोजेक्ट सेंटर ऑलरेडी चल रहे हैं। उन पायलट प्रोजेक्ट सेंटर में आकर के उनको संपर्क करना है। वहाँ पे एक अधिकारी होते हैं PPO, और उनको बताना है कि हम हम तसर कार्य करने के लिए इच्छुक हैं और जो भी इस समय की यथोचित योजना हो, चाहे वो बीज उत्पादन से, नर्सरी से संबंधित, कीट पालन संबंधित या धागाकरण से संबंधित, उन योजनाओं से जुड़ करके किसान भाई लाभ कमा सकते हैं। और अगर उनको हमारे संस्थान से किसी तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो सीधे हमारे संस्थान में भी संपर्क कर सकते हैं। जो भी उस समय की यथोचित प्रशिक्षण कार्यक्रम और जो भी योजना होगी उनको हम उनसे लिंक करने का प्रयास करेंगे, जिससे किसान भाइयों को एक सैद्धांतिक व्यवहारिक प्रशिक्षण भी मिले और उन योजनाओं से जोड़ करके हम उनको एक सर्टिफिकेट भी देंगे। उस सर्टिफिकेट के आधार पे वो किसान भाई अप्रोच कर सकते हैं, उनको रीलिंग की मशीन भी मिलेगी और जो लाभ होगा उनको काफ़ी अच्छी सब्सिडी उस पर प्रदान की जाएगी। अगर हम किसानों की बात कहें तो आपने कहा कि काफ़ी सारे प्रशिक्षण और योजनाएं यहाँ पे चल रही हैं। अगर कोई किसान आपके संस्थान के माध्यम से कोई प्रशिक्षण लेना चाहता है या किसी योजना से जुड़ना चाहता है तो क्या इसके लिए कोई शुल्क है या कोई कागजात जमा करना पड़ता है? नहीं, यह बिल्कुल हमारे यहाँ जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं, प्रशिक्षण तो बिल्कुल निःशुल्क है किसान भाइयों के लिए। साथ ही जो मशीन जो उनको प्रदान की जाती है उसमें उस समय के योजना के तहत प्रायः ऐसा होता है कि लगभग उसका 80% उसका भुगतान सरकारें करती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। 10% का अंशदान जो है उसके बेनिफिशरी के द्वारा किया जाता है और 10% जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन योजना का, लगभग 80 से 90% उसका भुगतान जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार करेगी। 10% ही भुगतान उसको किसान को एक आंशिक अंशदान के रूप में करना है। और प्रशिक्षण का कार्यक्रम किसान भाइयों के लिए बिल्कुल यहाँ पे निःशुल्क है। किसी तरह का प्रशिक्षण, जानकारी या विभिन्न तरह की तकनीकी जो हमारे संस्थान में वैज्ञानिक विधि से खेती करने की जानकारी है, हमारे संस्थान में उनका स्वागत है। किसान भाई आएँ, एक सूचना दे करके हमको आएँ, हम उनके लिए तत्पर हैं, उनका मदद करने के लिए तैयार हैं। ये तो प्रशिक्षण की बात करें, अभी पूरा विश्व जो है कोरोना से ग्रसित है, ऐसे में निश्चित तौर पर प्रशिक्षण जो है यहाँ पे सारे किसानों को बुलाकर प्रशिक्षण देना सही नहीं होगा। तो कोरोना काल में जो किसान अपने घर बैठे आपके प्रशिक्षण से जुड़ सके, आपकी योजनाओं से जुड़ सके, इसके लिए क्या व्यवस्था है? इसके लिए हमने क्या किया है कि अलग अलग जो हमारी तकनीकी है, जैसे आपको मैंने बताया कि कैसे हम तसर के खाद्य पौधे की नर्सरी तैयार करें, कीट पालन कैसे करें और इसके अलावा हम सीड का उत्पादन कैसे करें, धागाकरण कैसे करें, इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में वीडियो क्लिप बनाई हुई है, जो कि हम लोगों ने राज्य सरकार को, हर एक राज्य सरकार को 14 राज्यों में लगभग हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है। और किसानों के लिए एक कृषक दिवस का कार्यक्रम होता है, जिसमें सभी किसान भाइयों को ऑडियो विजुअल के माध्यम से, प्लस वहाँ पे भी हमारे वैज्ञानिक लोग उनको भी वहाँ पर्टिकुलर
जगह पे प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। झारखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अगर आप जाना चाहें तो विशेषकर आप देखें जो आपका खरसवां का क्षेत्र है वहाँ पे भी हमारे केंद्रीय रेशम बोर्ड का एक सीड उत्पादन केंद्र है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे चक्रधरपुर में हमारा एक P4 ब्रीडिंग स्टेशन है। इसके अलावा दुमका में भी एक हमारा RSRX एक सेंटर है। इन सभी सेंटर पे हमारे केंद्र सरकार के सेंटर पे प्लस उनके नज़दीक में जो राज्य सरकार के सेंटर हैं उन योजनाओं से जुड़ करके आप जानकारी प्राप्त करें और किसान भाइयों के लिए मदद के लिए हम लोग तत्पर हैं। कोविड-19 के दौरान जो ऐसे भाई बहन हैं जो कि किसान भाई बहन जो कि बाहर से आए हैं जिनका रिवर्स पलायन एक तरह से पलायन हुआ है, ऐसे लोगों के लिए भी एक अवसर है इस समय पे कि तसर के खेती से जुड़ करके वो लाभ कमा सकते हैं। तो अभी आपने देखा तसर अनुसंधान केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजना के बारे में और साथ ही आपने देखा पशुपालन एक लाभदायक व्यवसाय है। आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी हम तक देनी हो अथवा किसी भी तरीके की जानकारी हमसे लेनी हो तो आप हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। पिन संख्या है 834001। एक बात और, अगर आपसे किसी भी कारणवश हमारा ये कार्यक्रम छूट जाता है तो आप हमारा ये कार्यक्रम सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं जैसे यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।